माय डियर स्टूडेंट, मैं राकेश कुमार शर्मा आज आपको केंचुए के उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ाऊंगा। तो बेटा मैंने इससे पहले आपको इसकी बाह्यतम संरचना के बारे में पढ़ा रखा है, इसके परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ा रखा है और इसके श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा रखा है। आज हम इसके उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन करेंगे। तो बेटा मैं आपको बता देता हूं कि उत्सर्जन तंत्र क्या है। सबसे पहली बात तो आती है कि उत्सर्जन क्या है। किसी भी प्राणी में जब उपापचय क्रियाएं शरीर के अंतर्गत होती है तो उन उपापचय क्रियाओं के दौरान विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ मुक्त होते हैं, बनते हैं। उन अपशिष्ट पदार्थों को बॉडी से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है, उस बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। तो बेटा आपकी ये परिभाषा तो समझ में आ गई होगी कि किसी भी जीव के शरीर के भीतर उपापचय क्रियाओं के दौरान बनने वाले एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट उत्सर्जी पदार्थों को बॉडी से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। और इस क्रिया में जो जो अंग भाग लेते हैं उन सब अंगों से मिलकर के एक सिस्टम, एक तंत्र का निर्माण होता है, उसे उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। तो बेटा मैं आज आपको केंचुए के उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ाऊंगा। तो बेटा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि केंचुए में जो उत्सर्जन का तंत्र जो है, जो उत्सर्जन का कार्य है, वो एक अति सूक्ष्म कुंडलित सीधी जटिल संरचना वाली नलिकाओं के रूप में होता है। इन नलिकाओं के द्वारा होता है। इन नलिकाओं को नेफ्रिडिया कहा जाता है। इन नलिकाओं को क्या कहा जाता है बेटा? नेफ्रिडिया। इसीलिए केंचुए में पाए जाने वाले उत्सर्जन तंत्र को नेफ्रिडियल तंत्र के नाम से जाना जाता है। तो आपका पॉइंट क्लियर हो गया बेटा कि केंचुए में जो उत्सर्जन का कार्य है वो नेफ्रिडिया द्वारा संपन्न होता है। कुंडलित अति सूक्ष्म कुंडलित नलिकाओं के समूह के द्वारा कंप्लीट होता है। इसीलिए इस तंत्र को केंचुए में नेफ्रिडियल तंत्र के नाम से जाना जाता है। तो बेटा ये आपका क्लियर हो गया कि केंचुए में उत्सर्जन तंत्र को नेफ्रिडियल तंत्र कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है तो ये भी क्लियर हो गया कि केंचुए में जो उत्सर्जन का कार्य है वो अति सूक्ष्म कुंडलित सीधी जटिल संरचना वाली नलिकाओं के द्वारा पूर्ण होता है। उन नलिकाओं को नेफ्रिडिया कहा जाता है। इसीलिए इस तंत्र को नेफ्रिडियल तंत्र कहा जाता है। अब बात आती है बेटा कि वर्किंग के आधार पर, कार्य के आधार पर ये जो केंचुए के अंदर पाए जाने वाले नेफ्रिडिया है, इन नेफ्रिडियाओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो कार्य के आधार पर बेटा इन नेफ्रिडियाओं को मैं दो भागों में पढ़ा रहा हूं। एक है आपका एंटेरो नेफ्रिक नेफ्रिडिया और एक है बेटा आपका एक्सोनेफ्रिक नेफ्रिडिया। तो बात बेटा दोनों क्लियर हो गई होगी तुम्हारे सामने कि कार्य के आधार पर नेफ्रिडिया को मैंने दो भागों में बांटा है। एक है बहिर्मुखी नेफ्रिडिया, एक है आंतरमुखी नेफ्रिडिया। बहिर्मुखी नेफ्रिडिया को इंग्लिश में एक्सोनेफ्रिक कहा जाता है और आंतरमुखी नेफ्रिडिया को बेटा एंटेरोनेफ्रिक कहा जाता है। बहिर्मुखी जो नेफ्रिडिया है इसको मैं आपको समझा देता हूं बेटा कि इस प्रकार की जो नेफ्रिडियंस नलिकाएं होती है, इस प्रकार की जो नलिकाओं के समूह होते हैं, वो उत्सर्जी पदार्थों को डायरेक्ट बॉडी से बाहर त्यागते हैं, बॉडी से बाहर छोड़ते हैं। इसीलिए इस प्रकार के नेफ्रिडिया को हमने बहिर्मुखी एक्सोनेफ्रिक नाम दिया है। और ऐसे नेफ्रिडिया, ऐसी नलिकाओं के सूक्ष्म समूह जो अपने उत्सर्जी पदार्थों को इंटेस्टाइन आंत्र में छोड़ते हैं, उन्हें आंत्रमुखी नेफ्रिडिया, एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रिडिया के नाम से जाना जाता है।
तो बेटा मैं आशा करता हूं कि आपके दोनों ही प्रकार के नेफ्रिडिया समझ में आ गए होंगे कि जो उत्सर्जी पदार्थों को अर्थात एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स को बेटा बाहर डायरेक्ट बॉडी से बाहर छोड़ते हैं उनको तो बहिर्मुखी, और जो उत्सर्जी पदार्थों को बेटा बॉडी के भीतर स्थित इंटेस्टाइन आंत्र में छोड़ते हैं उनको आंत्रमुखी नेफ्रिडिया के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बेटा मैं आपको पढ़ाता हूं कि केंचुए में 3 प्रकार के वृक्कक, 3 प्रकार के नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। कितने प्रकार के बेटा? 3 प्रकार के। पहले का नाम है पट्टीय वृक्कक। पट्ट को बेटा सेप्टा कहा जाता है, इसीलिए इसकी इंग्लिश बन जाएगी सेप्टल नेफ्रिडिया। सेप्टल जो नेफ्रिडिया है बेटा, सेप्टा यानी वृक्कों के जो सेप्टल के जो पट्टीय वृक्कक हैं, ये केंचुए के बेटा 15वें नंबर के खंड से लगाकर अंतिम खंड 120 तक लगभग जो होते हैं बेटा, अंतिम खंड 120 तक पाए जाते हैं। बात आती है पट्टीय वृक्कक का नाम पट्टीय वृक्कक क्यों रखा? क्योंकि बेटा ये 2 समीप पाए जाने वाले खंडों के पट्ट पर पाए जाते हैं, सेप्टा पर पाए जाते हैं। जो बीच में पट्ट होता है बेटा, जो दरार रूपी संरचना है, जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि 2 समीप या पास में स्थित खंडों के मध्य में पट्टी पाई जाती है, पट्ट पाया जाता है, सेप्टा पाया जाता है, उस पर स्थित होने के कारण इनको नाम पट्टीय वृक्कक रखा गया है। ये लगभग आपको 15वें नंबर के खंड के बाद से दिखाई देने लगे बेटा, जिन्हें मैंने जीरो के रूप में अंकित किया है। और आपके समझ में आ गया होगा कि 15वें नंबर के खंड से लगाकर अंतिम खंड तक, चाहे वो खंड बेटा 119 हो, चाहे 110 हो, चाहे 120 हो, अंतिम खंड तक आपके पाए जाने वाले जो वृक्कक है उनको सेप्टा पर उपस्थित होने के कारण, पट्ट पर उपस्थित होने के कारण, 2 खंडों के मध्य में स्थित होने के कारण पट्टीय वृक्कक सेप्टल नेफ्रिडिया के नाम से जाना जाता है। ये जो वृक्कक है बेटा, ये 15वें नंबर के खंड से लगाकर 120 तक होते हैं और पट्ट पर अर्थात सेप्टा पर दोनों ही ओर स्थित होते हैं, और ये अपने उत्सर्जी पदार्थों को बॉडी में स्थित जो आंत्र है उसमें ही छोड़ते हैं। इसलिए इनको बेटा मैंने नाम दिया है आंत्रमुखी वृक्कक। समझ में आ गया होगा आपके कि आंत्रमुखी वृक्कक इनका नाम क्यों दिया है? क्योंकि जो पट्ट पर पाए जाते हैं उन्हें पट्टीय वृक्कक कहा जाता है। प्रत्येक खंड में इनकी संख्या 80 से लेकर 100 तक होती है और ये अपने उत्सर्जी पदार्थों को आंत्र में ही छोड़ते हैं, इसीलिए इनको आंत्रमुखी वृक्कक के नाम से जाना जाता है, अर्थात एंटेरोनेफ्रिक वृक्कक के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर पे मैं पढ़ाता हूं बेटा आपको अध्यावरणीय वृक्कक। अध्यावरण को इंग्लिश में बेटा इंटेग्यूमेंट बोलते हैं, इसीलिए इसका इंग्लिश नाम हो जाएगा इंटेग्यूमेंट्री। इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया। ये बेटा शुरुआत के 2-3 खंडों को छोड़कर अंतिम खंड तक देह भित्ति की भित्ति पर पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं बेटा? बॉडी वाल की जो लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, जो भित्ति होती है, सतह होती है बेटा, उस पर पाए जाते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा बेटा कि केंचुए में दूसरे नंबर पर जो वृक्कक होते हैं उनको अध्यावरणीय वृक्कक कहा जाता है, जो कि शुरुआत के 2-3 खंडों को छोड़कर बिल्कुल अंतिम खंड तक आपको बेटा देखने को मिलते हैं। मेरे द्वारा बनाए गए इस चित्र में बेटा आपको यूवी वाले वी शेप में जो दिखाई दे रही है संरचनाएं, ये संरचनाएं आपको तीसरे नंबर के खंड के बाद से लगाकर अंतिम खंड तक बेटा दिखाई दी जाएंगी। इस प्रकार के जो वृक्कक है इनको अध्यावरणीय वृक्कक कहा जाता है। और ये जो वृक्कक है बेटा, ये डायरेक्ट उत्सर्जी पदार्थों को डायरेक्ट सीधे ही बॉडी से बाहर त्याग लेते हैं, इसीलिए इनको अध्यावरणीय वृक्कक कहा जाता है।
और शरीर से बेटा उत्सर्जी पदार्थों को सीधे ही बाहर छोड़ने के कारण इनको बहिर्मुखी नेफ्रिडिया के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको बेटा केंचुए में तीसरे प्रकार के वृक्कों के बारे में पढ़ा देता हूं, ग्रसनीय वृक्क। ये जो वृक्क है बेटा वो ग्रसनी प्रदेश में फेरेंजियल रीजन में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको ग्रसनी प्रदेश में पाए जाने के कारण ग्रसनीय वृक्क के नाम से जाना जाता है। ये केंचुए के केवल 3 ही खंडों में पाए जाते हैं, एक चौथा खंड, एक पांचवा खंड और एक छठा खंड। इन 3 खंडों में स्थित जो वृक्क है बेटा वो पेयर्ड के रूप में, युग्म के रूप में, गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं, दोनों ही और स्थित होते हैं और गुच्छों के रूप में ग्रसनीय प्रदेश में पाए जाने के कारण इन्हें फेरेंजियल नेफ्रिडिया फेरेंजियल नेफ्रिडिया कहा जाता है। अब बेटा आपको मैं चित्र में बताता हूं कि ये आपके जो शुरुआती जो खंड है उसमें चौथे, पांचवें और छठे तीनों खंडों पर आपको सहनलिका से युक्त दोनों ही साइड युग्म के रूप में, गुच्छों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। प्रत्येक गुच्छे में इनकी संख्या बेटा बहुत सारी होती है, लगभग एक गुच्छे में 100 वृक्क पाए जाते हैं। और जो छठे नंबर पर जो वृक्क है बेटा ये सहनलिका के रूप में आपके तीसरे खंड में जाकर यानी ग्रसनी प्रदेश में जाकर खुलते, ये मुख और मुखगुहा के प्रदेश में जाकर खुलते हैं। और आपके चौथे और पांचवें नंबर के जो वृक्क है बेटा वो सहनलिका के रूप में फेरिंग्स अर्थात ग्रसनी में जाकर खुलते हैं। तो बेटा आपके ये समझ में आया होगा कि जो ग्रसनीय प्रदेश के वृक्क हैं वो केवल 3 ही खंडों में स्थित होते हैं, चौथे, पांचवें और छठे 3 खंडों में स्थित ये वृक्क बेटा ग्रसनी प्रदेश में पाए जाने के कारण ग्रसनीय वृक्क के नाम से जाने जाते हैं, फेरेंजियल नेफ्रिडिया के नाम से जाने जाते हैं। छठे नंबर के खंड में स्थित वृक्क सहनलिका के द्वारा बेटा ये मुख और मुखगुहा वाले परिक्षेत्र में जाकर खुलते हैं और चौथे और पांचवें खंड में पाए जाने वाले ग्रसनीय वृक्क तीसरे नंबर के खंड ग्रसनी प्रदेश में जाकर खुलते हैं और ये अपने उत्सर्जी पदार्थों को इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल में ही छोड़ देते हैं। इसीलिए इस प्रकार के जो वृक्क है बेटा इनको भी आप आंत्रमुखी वृक्क के नाम से ही जानते हो। ये भी कौन से हुए बेटा? आंत्रमुखी। तो आपको मैंने समझा दिया बेटा कि 3 प्रकार के जो वृक्क है उनमें से जो ग्रसनीय वृक्क है और जो पट्टीय वृक्क है ये दोनों तो आंत्रमुखी वृक्क है और जो अध्यावरणीय वृक्क है बेटा ये आपके बहिर्मुखी वृक्क है, क्योंकि ये डायरेक्ट उत्सर्जी पदार्थों को बॉडी से बाहर छोड़ने का कार्य करते हैं। प्रत्येक खंड में लगभग इनकी संख्या बेटा 200 से लेकर 250 होती है और जो पर्यावरणिका वाला जो प्रदेश है बेटा क्लाइटेलम वाला जो रीजन है उस पर्यावरणिका वाले परिक्षेत्र में तो इनकी संख्या लगभग 10 गुनी होती है। जैसे कि 2000 से लेकर 2500 तक ये नेफ्रिडियम मिल जाते हैं आपको। इसलिए यहाँ पर तो बेटा ये वृक्कों का एक जंगल के रूप में दिखाई देते हैं कि जैसे एक वृक्कों का बहुत बड़ा समूह होता है। तो कहने का अर्थ बेटा निकला कि तीनों ही प्रकार के जो वृक्क है उनका मुख्य कार्य उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना होता है, चाहे वो डायरेक्ट सीधे निकाले, चाहे वो इंटेस्टाइन में त्याग कर और इंटेस्टाइन के सहारे जो उत्सर्जी पदार्थ है उनको गुदा छिद्र के द्वारा बाहर त्यागे।